हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशलम। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्स लायबिलिटी को कैसे कम किया जा सके उस टॉपिक के बारे में। टैक्स इनकम टैक्स की जहां तक बात की जाए, हर टैक्स पेयर चाहता है कि वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सके, और जब वो टैक्स लायबिलिटी को कम करने की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो प्लान करता है कि किस तरह हम टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर इनकम टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा नहीं आने देना चाहता। इसके लिए ज़रूरी है कि हम टैक्स को लीगल तरीके से बचाएं, और इसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि आप टैक्स को प्लान कर सकते हैं। टैक्स अवेट करना इज़ नॉट लीगल, लेकिन टैक्स को प्लान करना, सेव करना इज़ लीगल। और उसके लिए आपको इनकम टैक्स के तरीके से कुछ सेक्शन का यूज करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। इनकम टैक्स में सेक्शन 80C से लेकर 80U तक कई तरह के डिडक्शंस दिए जाते हैं। ये डिडक्शंस क्या हैं? ये डिडक्शंस हैं जो आप अपनी इनकम में से, अपनी ग्रॉस टोटल इनकम में से घटा सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम टैक्स को ढंग से, अच्छे से प्लान करें। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में जो कि इंडिविजुअल असीसी या टैक्स पेयर और HUF असीसी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 80C के बारे में। मेक सेक्शन 80C योर बेस्ट फ्रेंड फॉर टैक्स सेविंग पर्पस। सेक्शन 80C जो 3 बातों को लेकर चलता है जहां आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत अगर हम बात करें तो 3 चीजों पर फोकस है: सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस। इन 3 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम समझते हैं कि डिडक्शंस क्या हैं जो हमें इनकम टैक्स में दिए जाते हैं। हम यहां सारे डिडक्शंस की बात नहीं कर रहे। आज हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 80C। सेक्शन 80C से पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिडक्शंस क्या हैं। डिडक्शन का मतलब है डिडक्शन रिड्यूसेस योर ग्रॉस टोटल इनकम। दीज आर द अमाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउज यू टू रिड्यूस योर इनकम एंड ब्रिंगिंग डाउन योर टैक्स लायबिलिटी, जो अब तक मैंने आपके सामने बात करी। अब आपको क्या करना होता है? ग्रॉस टोटल इनकम में से ही रिडक्शंस घटाने होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम, जिसे हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, उस ग्रॉस इनकम में से आप डिडक्शंस को लेस कर लीजिए। डिडक्शंस लेस करने के बाद जो आपकी इनकम आएगी वो इनकम कहलाती है टैक्सेबल इनकम, और इस टैक्सेबल इनकम पर आगे कैलकुलेट होता है टैक्स। तो आज हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डिडक्शन की। और डिडक्शन में भी हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिडक्शन की सेक्शन की, जिसका नाम है सेक्शन 80C। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C ऑफर्स quite a few avenues for taxpayer to choose from to save tax. There are 3 broad categories under which these can be classified. अब आप अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हो? उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सेक्शन 80C कहता है कि आप या तो पहले सेविंग करोगे, सेविंग के बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे। क्योंकि अगर आप अपने टैक्स को बचाना चाहते हो तो सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिए बिना, कुछ खर्च किए बिना आप टैक्स को बचा नहीं सकते। बिकॉज इकोनॉमी में जब तक गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं जाएगा वो आपको बेनिफिट्स भी नहीं देंगे, और जितना पैसा इकोनॉमी में जाएगा कहीं ना कहीं वो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता है, और जीडीपी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आपको मोटिवेशन दिया जाए, आपको इंसेंटिव्स दिए जाएं, किस तरह के कि आप टैक्सेस को बचा सकें। तो टैक्स को बचाने के लिए जो लालच आपको दी जा रही है वो ये है कि आप कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स को या तो इन्वेस्ट करें या फिर खर्च करें, तभी आप सेक्शन 80C के फायदे ले पाएंगे।
अब सेक्शन 80C में कई तरह के डिडक्शंस हैं, जिसमें आप ये मान के चलिए कि सभी में आपका या तो कुछ इन्वेस्टमेंट है या कुछ खर्चा है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं आप, जो आपको लाइफ के एक तरीके से सिक्योरिटी भी देता है और कहीं ना कहीं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है। इसके बाद है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, इक्विटी स्कीम्स में लगाते हैं, वहां आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इकलौती स्कीम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां आप डिडक्शंस का फायदा उठा सकते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इन सभी स्कीम्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिडक्शंस अवेलेबल होंगे। अब डिडक्शंस कितने अवेलेबल हैं उसकी बात भी हम करते हैं। कुछ और पॉइंट्स की हम बात करते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्पेशली गर्ल्स के लिए ओपन होता है, जहां आप कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके उसका डिडक्शन ले सकते हैं, अपनी इनकम में से घटा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। इसके बाद है फिक्स डिपॉजिट। अगर आप कुछ फिक्स डिपॉजिट्स कराते हैं, ऑब्वियसली बात है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जो है वो कम से कम 5 साल के लिए होती हैं। अगर वहां पैसा जमा कराते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां से उस अमाउंट का डिडक्शन ले सकते हैं, जो आपकी टैक्सेबिलिटी को घटा सकता है। पोस्ट ऑफिस टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन, जो स्कूल्स कॉलेजेस में आप ट्यूशन फी पे करते हैं चिल्ड्रंस के लिए, वो भी आप कहीं ना कहीं घटा सकते हैं अपनी इनकम में से। और इसके बाद है होम लोन। तो आप देखेंगे ये जितनी भी स्कीम्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है। एक जो मेन यहां है वो है ट्यूशन फी ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका खर्चा है। और जो होम लोन आप लेते हैं घर बनवाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं आप अपने लोन के लिए, आप अपने जो लोन लिया अपने घर के लिए, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है और आप उस इन्वेस्टमेंट का पेमेंट करते हैं अगर, तो होम लोन का पेमेंट भी सेक्शन 80C में कवर है। अब आप ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि कुल मिलाकर सेक्शन 80C में इतने सारे डिडक्शंस हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, तो हमारे को कुल मिलाकर कितना डिडक्शन मिल सकता है। तो इस सेक्शन में मैक्सिमम आपको 1.5 लाख मतलब 1,50,000 रुपए का डिडक्शन अवेलेबल होता है। 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आप ले सकते हैं इस सेक्शन में मैक्सिमम। तो इतनी सारी स्कीम्स में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, तो आप यहां 1.5 लाख रुपए अपने इनकम को कम कर सकते हैं, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी को भी कम करेगा। थोड़ा सा हम ब्रीफ लेते हैं इन स्कीम्स के बारे में। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये जरूरी है कि जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, या तो वो आपके स्पाउस के लिए मतलब जीवन साथी के लिए होना चाहिए, या बच्चों के लिए होना चाहिए, या आपके खुद के लिए होना चाहिए। मींस अगर आप पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको LIC लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट या डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब 15 साल तक आप PPF अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात यह कि आप 500 रुपए से भी इसमें मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। इसके बाद इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अवेलेबल होता है जो पब्लिक को दिया जाता है। अच्छा स्कीम है, लेकिन लॉक इन पीरियड लंबा है। ये अब अपने अपने पर डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि क्या वो कौन सा ऑप्शन चूज करता है। जब आप इन्वेस्टमेंट के कोई अच्छे ऑप्शंस देखते हैं तो आपको सारे ऑप्शंस का एवोल्यूशन करना होगा, उसके बाद जाकर आप प्लान करेंगे कि किस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको पैसा लगाना है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जो कि आपके सैलरी में से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होता है, वो अमाउंट है ये, इसका भी आपको यहां पर डिडक्शन अवेलेबल है। इसके बाद है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसके बारे में मैंने बात करी, ELSS। यहां आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, जहां आप एक तरीके से शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की स्कीम के थ्रू पैसा लगा रहे हैं। एक लॉक इन पीरियड रहेगा इसका 3 साल का। इसके बाद दिस फंड्स आर इन्वेस्टेड एटलीस्ट 80% ऑफ असेट्स इन इक्विटी। मींस ये जो पैसा आपका इन्वेस्ट होगा म्यूचुअल फंड के द्वारा, ये लगभग इक्विटी जो असेट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप जिसे हम कहते हैं। दिस प्लान ऑफर्स बोथ एन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस। अ पोर्शन ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड, मतलब यहां आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है प्लस ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी है।
ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए दो ऑप्शंस लेकर आता है, या तो आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए या फिर आप डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। एंड द रेस्ट इन लाइफ इंश्योरेंस, बाकी का पैसा आप लाइफ इंश्योरेंस में लगा सकते हैं। द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स गोल। यहां पे आपका एक गोल टारगेट बनाया जाएगा, उसके बाद आपका डिसीजन लिया जाएगा कितना अमाउंट आप इक्विटी में लगाएंगे, कितना डेप्ट में और कितना आपके इंश्योरेंस प्लान में जाएगा। इसके बाद है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग मंथली इनकम पोस्ट रिटायरमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि पेंशन स्कीम में हम पैसा तभी लगाते हैं जब हमें रिटायरमेंट के बाद एक मंथली इनकम सिक्योरिटी के तौर पर चाहिए हो। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है जहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेक्शन 80C में आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, जैसा मैंने आपको बताया, फिक्स डिपॉजिट, हर तरह की फिक्स डिपॉजिट में आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर फिक्स डिपॉजिट आपने 5 साल के लिए कम से कम कराई है तो ही आपको बैंक में जो एफडी कराई गई है उसका डिडक्शन यहां पर अवेलेबल होगा। इसके बाद हमने बात करी थी सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। ये गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है फॉर द बेनिफिट ऑफ गर्ल चाइल्ड हु इज 10 ईयर्स और लेस, जो 10 साल या उससे कम के लिए है। इसके बाद प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ये भी एक पेंशन स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए है, जो 60 ईयर्स या उसके लिए या उससे ज़्यादा के लिए है, विथ एन अश्योर्ड इंटरेस्ट ऑफ 8.3% पर एनम। यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो जो इंटरेस्ट है वो भी टैक्स फ्री है। इसके बाद है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी 60+ एज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है, जिसमें आप एक लमसम अमाउंट एक साथ जमा करा सकते हैं। एक लॉक इन पीरियड रहेगा 5 साल का, उसके बाद आपको पैसा मिल सकता है और इसमें भी अच्छा खासा इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देती है। तो ये जो स्कीम्स हैं सारी इन्वेस्टमेंट के लिए हैं। इनमें से आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर करी जो कि जरूरी है, एक जनरल नॉलेज है और हर किसी को पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।